आज हम संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का अध्ययन करेंगे और ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 5वां अधिकार है और ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए, लोगों को हितों का संरक्षण प्रदान करने के लिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के 5वें अधिकार के रूप में प्राप्त है। हम देंगे अनुच्छेद 29। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, यानी सभी भारतीय नागरिक की अपनी विशेष संस्कृति, भाषा, लिपि को बचाए रखने का अधिकार प्राप्त है और किसी भी नागरिक के ऊपर कोई बाह्य संस्कृति अधिरोपित नहीं की जा सकती है, यानी किसी के ऊपर दूसरी संस्कृति मानने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 30। इसके अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है, जैसे शिक्षक नियुक्ति आदि, परंतु कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपना पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते हैं और जब इन शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा तो ऐसे में इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि जब एक अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान को अनुदान दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में सभी शिक्षण संस्थानों को भी अनुदान प्राप्त होगा। अब देखेंगे किसी अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान को राष्ट्र या सरकार अधिगृहित करती है, यानी अपने कब्जे में लेती है, अपने अधीन करती है, तो ऐसे में इसके बदले में हर्जाना देती है, क्षतिपूर्ति देगी। और यहाँ पर हम नोट देखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग को ये सभी अधिकार, ये जो 2 अधिकार दिए गए हैं, संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार और शिक्षण संस्थान और उनके प्रशासन का जो अधिकार दिया गया है, ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को ही प्राप्त हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें किन आधार पर दिया गया है, तो उसका आधार है धार्मिक एवं भाषाई आधार पर ही संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त हैं। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था। हम देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A या 300 क भाग 12 में रख दिया गया है, जिसे साधारण विधि बनाकर विनियमित किया जा सकता है। तो हम देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 31 क, 31 ख और साथ में अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य था भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जा सके, यानी कि जमींदारी उन्मूलन किया जा सके। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। जब ये संशोधन हुआ था उस समय 9वीं अनुसूची में 64 विषय थे, जबकि वर्तमान में हम देखेंगे कि विषयों की संख्या 284 है और 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों का
न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया सकता है। यानी कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की एक विशेषता है कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। परंतु केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है, न्यायिक पुनरीक्षण किया जाएगा। आज हम अंतिम मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है और ये हमारा 6वां यानी अंतिम मौलिक अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व को देखते हुए बहुत बढ़िया बात बोली थी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है। यानी कि भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया है। तो हम देखेंगे आगे, जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह इसके उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी कि वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएगा। अनुच्छेद 226 कहता है कि उच्च न्यायालय की माने हाई कोर्ट के शरण में भी इसके उपचार के लिए जाया जा सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाना किसी भी नागरिक का ये विवेकीय अधिकार है। उसके विवेक पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है वो कहाँ पर अपना रिट दायर कर सकता है। नहीं उच्चतम न्यायालय में जा सकता है या उच्च न्यायालय में, कहीं पर भी हम जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। न्यायपालिका 5 प्रकार के रीट जारी करती है। तो हम देखेंगे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना। सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना हेवियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। तो इसको ना देखेंगे, जब किसी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन होता है, स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, तब प्रभावित व्यक्ति अपनी सुरक्षा बचाने के लिए न्यायपालिका की शरण में जाएगा और न्यायपालिका इसके तहत राज्य, कार्यपालिका, लोक प्रशासक और प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकती है। यानी कि जो न्यायपालिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में राज्य के खिलाफ भी कर सकती है, कार्यपालिका के खिलाफ भी कर सकती है, लोक प्रशासक के खिलाफ भी कर सकती है और प्राइवेट व्यक्ति के पास भी कर सकती है। यानी कि जो इसमें से संस्था या व्यक्ति किसी नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होंगे, हनन कर रहे होंगे, तो उनके विरुद्ध न्यायपालिका रिट जारी कर सकती है। परमादेश, जिसको हम अंग्रेजी मैंडेमस कहते हैं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो हम देखेंगे सार्वजनिक मामलों से संबंधित जब कोई प्रश्न विवादास्पद हो जाए तो न्यायपालिका परमादेश के अंतर्गत राज्य एवं लोक प्रशासक यानी IAS IPS के विरुद्ध आदेश जारी कर सकती है। अगला हम देखेंगे प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध जो रीट है, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है मना करना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ मना करना होता है। इसके अंतर्गत अपर न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय
यानी अपर न्यायालय के द्वारा लोअर न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि जिस मामले पर तुम सुनवाई कर रहे हो और उसमें संवैधानिक प्रश्न निहित है, जिस मामले पर लोअर कोर्ट सुनवाई कर रहा हो और उसमें संवैधानिक प्रश्न निहित है और वह संवैधानिक प्रश्न जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि वैसे संवैधानिक प्रश्न पर सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या वैसे मामले पर सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसे में उस मामले पर तुरंत कार्यवाही रोक दी जाती है, यानी कि रोकने का आदेश प्रतिषेध के माध्यम से दिया जाता है। यानी कि जो अपर कोर्ट हैं, अधीनस्थ कोर्ट को संवैधानिक प्रश्न निहित वाले मामले पर रोक लगाने की बात करते हैं, यानी कि वैसे मामले पर रोक लगाते हैं कि जो लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो और उसमें संवैधानिक प्रश्न निहित हो, तो वैसी स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम से अपर कोर्ट लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देते हैं, मना कर देते हैं। हम देखो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ पूर्णतया सूचित कीजिए। ये सब आप नोट करेंगे, ये सब पूछे जाते हैं कि प्रतिषेध का मतलब क्या होगा, परमादेश का अर्थ क्या होगा, ये सब नोट रखेंगे। उत्प्रेषण देखेंगे, यह लेख भी अपर कोर्ट के द्वारा जारी होता है, यानी कि प्रतिषेध भी जो है अपर कोर्ट के द्वारा जारी होता है और उत्प्रेषण भी अपर कोर्ट के द्वारा जारी होता है। अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, यानी कि अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को देखेंगे हम दो प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण के अंतर्गत देखेंगे कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को रीट जारी किया जाता है और अपर कोर्ट प्रतिषेध के तहत जिन मामलों पर सुनवाई रोकने का आदेश दिया है उसी अपने पास उत्प्रेषण के माध्यम से मंगाता है, यानी कि जिस मामले पर प्रतिषेध रीट जारी किया गया था उस मामले को अपर कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उत्प्रेषण के माध्यम से उस केस को अपने पास मंगाते हैं। देंगे पांचवा और अंतिम रीट। पांचवा जो रीट है, रीट का मतलब रीट का हिंदी लेख होता है, ध्यान रखेंगे, रीट का लेख होता है WRIT। तो पांचवा जो रीट होता है उसका नाम है अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। क्वो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। तो हम देखेंगे जब कोई सरकारी या अर्ध सरकारी, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, विभाग का वरिष्ठ अधिकारी अपने सत्ता या अधिकारों का दुरुपयोग करता है या अनावश्यक रूप से अपने कनिष्ठ अधिकारी यानी जूनियर अधिकारी के खिलाफ कोई कार्य करता है, तो वह प्रभावित व्यक्ति यानी कि जूनियर अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी यानी अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अधिकार परीक्षा के अंतर्गत अधिकार परीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका में चुनौती दे सकता है। यानी कि अधिकार परीक्षा जो है ये जूनियर अधिकारी द्वारा सीनियर अधिकारी के खिलाफ केस दायर किया जाता है इसके अंतर्गत। तो थैंक यू साथियों, आज हमारा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मौलिक अधिकार यहीं तक समाप्त हुआ।
और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।